स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के नेक्स्ट टॉपिक मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंडा आंदोलन 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद मुंडाओं ने सरदार आंदोलन प्रारंभ किया था, जो एक शांति प्रिय आंदोलन था। यह आंदोलन अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल ना हो सके, या कह सकते हैं कि इस आंदोलन से मुंडाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, जिसके कारण से मुंडाओं ने यह विचार किया कि आगामी आंदोलन को हम लोग उग्र बनाएंगे, उग्र आंदोलन प्रारंभ करें, जिसके कारण मुंडा आंदोलन प्रारंभ हुआ। मुंडा आंदोलन एक हिंसक और उग्र आंदोलन था। इस आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा थे, जिनके नाम पर ही इस आंदोलन का नाम मुंडा आंदोलन पड़ा। बिरसा मुंडा एक पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छे वक्ता और औषधि के अच्छे जानकार थे, जो उनको जो आदिवासियों को संगठित करने में उनको काफी मदद हुई। यह आंदोलन विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, जिसके कारण इसका स्वरूप भी मिश्रित है। यह आंदोलन आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन और धार्मिक पुनरुत्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। तो चलिए पढ़ते हैं मुंडा आंदोलन के परिचय, मुंडा आंदोलन का नेतृत्व, मुंडा आंदोलन का स्वरूप और इसके परिणाम और या महत्व के बारे में। तो सबसे पहले भारत के आदिवासी जाति के द्वारा जितने भी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के अत्याचार और शोषण के खिलाफ हुए, उनमें मुंडा आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। मुंडा भारत की एक प्राचीन जनजाति है, जो झारखंड के छोटा नागपुर पठार के इलाके के रांची, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम इत्यादि क्षेत्रों में निवास करते थे। मुंडाओं के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था, मुंडाओं ने एक सामूहिक खेती की प्रचलन था। मुंडा संस्कृति में एक सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे हम लोग खुटखुटी व्यवस्था कहते थे, जिसके अंतर्गत जमीन किसी एक व्यक्ति का ना होकर पूरा गांव के समूह का होता था, और पूरे उस जब एरिया पे पूरा गांव का अधिकार होता था। इसे खुटखुटी व्यवस्था कहते थे। लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों एवं महाजनों ने सामूहिक इस खेती की प्रथा को समाप्त करके इस पर हमला बोला, और उनके इस कार्य में ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीति ने काफी मदद हुआ। राजस्व चुकाने के लिए ये मुंडा बिना मजदूरी के काम करने के लिए बाध्य हुए, जिसे हम पेटगारी व्यवस्था कहते हैं। धीरे धीरे इस जाति के लोग इनसे महाजनों, सूदखोरों इनसे तंग आकर इस क्षेत्र को छोड़ के पलायन करने लगे। इस क्रम में बहुत सारे मुंडाओं दलालों के चक्कर में आके फंस गए, जिन्होंने इन्हें कूली या बंधुआ मजदूर बना के चाय बगानों के लिए भेज दिया गया। इसी समय इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का भी प्रारंभ हुआ था, जो इनकी दशा को सुधारने के आड़ में अपने धार्मिक प्रचार कर रहे थे और इनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। अतः मुंडा जातियों ने इनका भी विरोध किया। अब ये थे मुंडा आंदोलन के प्रमुख कारण। अब इसकी प्रारंभ और प्रसार आदिवासियों के द्वारा 18वीं शताब्दी से लेकर लगातार विद्रोह चला आ रहा था। 1766 ईस्वी के पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1857 के गदर तक आदिवासियों ने संघर्ष रहे। सन 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा ने महाविद्रोह चलाया, जिसे उलगुलान कहते हैं। आदिवासियों को लगातार जल, जमीन, जंगल एवं उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर दिया गया था, जिसके खिलाफ वे लगातार आवाज उठा रहे थे। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अंग्रेजों द्वारा लागू की गई
जमींदारी व्यवस्था और भू राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जल, जमीन और जंगल की लड़ाई छेड़ी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी लड़ाई छेड़ी। ऐलान कर दिया, महाजनों जिन्हें वे दिकू की यहाँ कहते थे, दिकू का अर्थ होता है बाहरी लोग, कहते थे कर्ज के बदले उनकी भूमि पर कब्जा कर लेते थे। यह मात्र आदिवासियों द्वारा किया गया, यह मात्र एक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह आदिवासियों की अस्मियता, स्वायत्तता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए एक संग्राम था। आदिवासी इलाकों में प्रारंभ से ही राजा नवाब या अंग्रेज अपना हक जताते आ रहे थे। राजा महाराजा भी इन पर अत्याचार करते थे, परंतु राजा महाराजा कभी भी इनके संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था पर दखल नहीं देते थे। परंतु अंग्रेजों ने प्रारंभ में तो इनके सामाजिक और संस्कृति पर दखल नहीं दिया, लेकिन जैसे ही रेलवे का विस्तार होने लगा तब इन्होंने इसकी संस्कृति पे भी हमला करना प्रारंभ किया, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह किया। इन्होंने जंगल को बड़े पैमाने पे जंगल को काटने लगा और पुराने आदिवासी वहां से विस्थापित होने लगे। तब आदिवासियों में मंत्रणा प्रारंभ हुई और वे उनकी सामूहिक जो खेती करने की व्यवस्था थी वह जमींदारों और दलालों में बांटकर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी। इसके खिलाफ ही यह विद्रोह प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में जो बिरसा मुंडा थे वह ईसाई धर्म के समर्थक थे। ईसाई धर्म उन्होंने अपना लिया था, किंतु 1890 ईस्वी में उनका मोह ईसाई के प्रति भंग हुआ और वह पुनः वैष्णव धर्म की ओर आ गए। उस समय भारत में हैजा नाम की एक महामारी फैली हुई थी। हैजा को लोग, आदिवासी लोग देवी प्रकोप मानते थे। औषधि के अच्छे जानकार होने के कारण बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को हैजा से बचने का उपाय बताया, जिसके कारण से आदिवासी जनता ठीक होने लगी। अब धीरे धीरे बिरसा मुंडा की प्रसिद्धि आदिवासियों में बढ़ने लगी। लोग उनको भगवान की तरह मानने लगे और उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। इसी क्रम में धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान इनकी गरीबी की ओर गया। उनके पास न तो खाने को चावल थी, न रहने को घर और न ही पहनने को कपड़ा। एक तरफ गरीबी थी तो दूसरी तरफ जंगल कानून 1882 ईस्वी का जंगल कानून, जिन्होंने जंगल इनसे छीन लिया। जो जंगल के प्रमुख दावेदार थे उन्हें ही जंगल से बेदखल कर दिया। यह देख बिरसा ने हथियार उठा लिया और उलगुलान शुरू कर दिया। प्रारंभ में 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को देश विद्रोह के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल के बाद ही बिरसा मुंडा को पुनः जेल से रिहाई मिल गई। इसके बाद उन्होंने गुप्त रूप से आदिवासियों को संगठित करना और हथियार बंद करना प्रारंभ कर दिया। संख्या और संसाधन में कमी होने की वजह से बिरसा मुंडा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया और रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस को आतंकित कर दिया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपया का इनाम भी रखा। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के साथ निर्णायक लड़ाई 24 दिसंबर 1899 ईस्वी में क्रिसमस की रात हुई, जिसमें मुंडा आदिवासियों के नेतृत्व आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। हिंसक विद्रोह, धीरे धीरे यह आंदोलन पूरा हिंसक होने लगा, परंतु तीर, कमान और भाले कहां बंदूक, तोप और बारूद का मुकाबला कर सकते थे, जिसके कारण बहुत सारे मुंडा बेरहमी से मारे गए। अंग्रेजों की इसमें जीत हुई, परंतु वह बिरसा मुंडा को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन कहा जाता है ना,
जहां बंदूक, तोप और गोले काम नहीं आए, वहां 500 रुपया काम आ गया। मुंडा के जाति के लोगों ने ही, अपने जाति के लोगों ने ही मुंडा का पता अंग्रेजों को बता दिया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर रांची के जेल में बंद कर दिए गए, जहां जून में हैजे से उनकी मृत्यु हो गई और एक कुशल नेतृत्व के अभाव में मुंडा आंदोलन समाप्त हो गया। अब इसके महत्व के बारे में, यद्यपि मुंडा आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, किंतु अपने स्वाधीनता के लिए उनका यह संगठित प्रयास इतिहास में अमर है। आदिवासियों के इस आंदोलन से कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला, किंतु अंग्रेजों को आदिवासियों के लिए सोचने के लिए विवश होना पड़ा, जिसके कारण 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी नियम पारित कर आदिवासियों की जमीन सुरक्षित कर दी गई और जमीन संबंधी कई अधिकार आदिवासियों को दिया गया। उन्हें बेगारी प्रथा से मुक्ति मिल गई। आज भी बिरसा मुंडा समुदाय या आदिवासी समुदाय में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो यह था मुंडा आंदोलन, उसके महत्व, नेतृत्व और उसका स्वरूप। तो किस तरह मुंडाओं ने अपने अस्मिता, अपने स्वाधीनता और अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। थैंक यू।